गुड इवनिंग। संविधान की बात के इस चौथे एपिसोड में आपका स्वागत है। संविधान की बात में हमने संविधान के दर्शन, उसके बाद संविधान सभा के जो पहले दिन था उसके ऊपर हमने 2 एपिसोड बनाया। उस एपिसोड में हमने चर्चा किया कि दुनिया भर का जो संविधान सभा का जो इतिहास है और उसके बाद भारत के संविधान सभा का जो इतिहास है उसके बारे में हमने चर्चा किया। संविधान सभा के इस एपिसोड में यानी इस चौथे एपिसोड में हम चर्चा करेंगे 2 दिन का, यानी 10 दिसंबर 1946 का और 11 दिसंबर 1946 का। 2 दिन हुआ, लेकिन उसमें बहुत सारे विषयों पे हम नहीं जाएंगे क्योंकि रूल और रेगुलेशन के ऊपर बहुत सारी बातें हुई थी जिसकी टेक्निकलिटी को जानना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। फिर भी अगर आप जानना चाहते हैं तो भारत सरकार के जो पार्लियामेंट की जो लाइब्रेरी है, डिजिटल लाइब्रेरी, उस पे जा सकते हैं। उस पे पूरा का पूरा वर्णन है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। लेकिन उसकी कुछ मूल चीज़ जिसको आपको समझना है, मुझे लगता है कि आपको समझने के लिए बहुत ही ज़रूरी है, मैं आपको इस एपिसोड में बताता हूँ। देखिए, संविधान सभा के जो दूसरा दिन था, उस दूसरे दिन में जो बातें होती है वो बातें होती है किस प्रकार से स्थायी सभापति यानी जो परमानेंट चेयरपर्सन है उसका चुनाव कैसे हो। मैंने पहले आपको बताया था कि अस्थायी सभापति का चुनाव हो चुका है और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी सभापति बनाया गया था और वही परंपरा अभी भी लोकसभा में लागू होता है। लोकसभा में जब नया लोकसभा बनता है, जब प्राइम मिनिस्टर चुन करके आते हैं तो जो सबसे वयोवृद्ध होते हैं उनको ही लोकसभा का सभापति चुना जाता है और उसके बाद सभापति का चुनाव होता है। तो सभापति के चुनाव का पूरा रूल रेगुलेशन जो है वो 10 दिसंबर 1946 यानी दूसरे दिन संविधान सभा की जो दूसरे बैठक में है उस पर चर्चा होती है और किस प्रकार से जो संविधान सभा काम करेगी उसकी एक समिति बनती है और उसके कानूनों के ऊपर चर्चा होती है। तो मैंने जैसा कि पहले कहा कि इसके टेक्निकलिटीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे। तो पहले दिन का जो दूसरे दिन का जो पूरा जो डिबेट है वो इसी इर्द गिर्द रहता है। अब मैं आपको सीधे तीसरे दिन के डिबेट में यानी 11 दिसंबर 1946 के डिबेट में ले चलता हूँ। वहाँ पे परमानेंट चेयरपर्सन का चुनाव होना है। देखिए, बड़ा मतलब मुझे भी जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो परमानेंट चेयरपर्सन के चुनाव में 3 लोग उम्मीदवार थे। एक तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनके नॉमिनी आचार्य कृपलानी थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। दूसरे जो थे वो थे श्री प्रकाशम। उन्होंने नॉमिनेशन दिया लेकिन उनके कोई और नॉमिनी नहीं आए। मतलब उनके अलावा जो 2 नॉमिनी की ज़रूरत होती है वो कोई मिला ही नहीं उनको। और तीसरे जो सबसे महत्वपूर्ण नाम है वो डॉक्टर राधा कृष्णन का। डॉक्टर राधा कृष्णन भी चेयरपर्सन का जो संविधान सभा का सभापति का चुनाव हो रहा था, उन्होंने भी अपने आप को नामित किया लेकिन उनको कोई नॉमिनी नहीं मिला। तो लेकिन बाद में जाकर के एक प्रमुख नाम बनते हैं। आप डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में जानते ही होंगे। लेकिन जो पहले सभापति के चुनाव में जब वो नॉमिनेशन दे रहे थे तो उनको कोई नॉमिनी नहीं मिला था। तो ये भी हमारे लिए भी बहुत ही आश्चर्यचकित की बात थी। मुझे लगा कि आपको ये बताना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद देखते हैं कि निर्विरोध रूप से राजेंद्र प्रसाद जी सभापति चुने जाते हैं और सभापति जब चुने जाते हैं तो करतल ध्वनियाँ होती है और करतल ध्वनियाँ होने के बाद मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद और आचार्य कृपलानी उनको सभापति का जो कुर्सी होता है उन पे बैठाता है और फिर से ज़ोर से तालियां बजती है। उसके बाद एक बड़ा जो कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी बनी, आज़ादी के दरमियान एक बड़ा नाम था वो सरोजिनी नायडू। उनका मैं एक बड़ा अच्छा शेर उनके बारे में, जब वो अपना भाषण देती है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के ऊपर, तो कहती है कि बुलबुल को गुल मुबारक, गुल को चमन मुबारक, रंगीन तबीयतों को रंगे सुखन मुबारक। ये जो शेर है वो राजेंद्र प्रसाद के ऊपर वो सुनाती है। और उसके बाद बहुत सारे लोगों का भाषण होता है जिसमें आप देखेंगे कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का भी भाषण होता है। वो लंबा भाषण देते हैं और दुनिया भर के संविधान सभा का वो भी इतिहास बनाते हैं। फिर बीच में एक ट्विस्ट आता है, वो जब सरोजिनी नायडू जब भाषण दे रही थी तो उस समय वो कहती है कि भाषण दे करके चले तो नहीं गए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन,
फिर उसके बाद सर्वपल्ली राधाकृष्णन खड़े होते हैं और कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं कहीं गया नहीं हूँ, मैं यहीं हूँ। बहुत सारे लोगों के भाषण का मैं यहाँ पे फिर से उद्धृत नहीं करूँगा, लेकिन मैं एक अंतिम भाषण जो कि स्वयं जो हमारे सभापति थे, सभापति चुने गए थे, वो अध्यक्षीय भाषण या सभापतीय भाषण दे रहे थे, मैं उनका जिक्र करना चाहूँगा। वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जब सभापति चुने जाते हैं तो वो और भारतीय संविधान सभा का सभापति चुना गया है, और भारतीय सभापति संविधान सभा के सभापति चुनने होने के नाते एक एक चीज़ों का उन्हें अपने आसपास की चीज़ों का मूल्यांकन करना है, तमाम रूल एंड जो प्रोसीजर है उसको पालन करना है। क्योंकि आप देखेंगे कि उस समय जो नियम है वो भी अच्छे तरीके से नहीं बने थे। इसका मतलब है कि जो रेशनैलिटीज़ और जो डिस्क्रिशन सभापति को दिया गया था वो अपने आप में एक अल्टीमेटम था। तो उस समय सभापति का अच्छा होना यानी चेयरपर्सन का अच्छा होना वाकई ज़रूरी था। तो इसलिए वो सभापति चुने गए। उसके बाद वो पूरी संविधान सभा के लेकर और आने वाले दिनों की चुनौतियों को लेकर वो क्या कहते हैं इसको समझना हमें बहुत ज़रूरी है। तो मैं संक्षिप्त में उनके भाषण को आपको सुनाता हूँ। तालियां बजती है जब वो खड़े होते हैं तो उसके बाद वो कहते हैं कि मेरा विधान परिषद का यह जलसा बड़े कठिन समय में हो रहा है। हम यह मानते हैं कि इस तरह की दिक्कतें और विधान परिषदों के सामने जहाँ जहाँ हुई है रही है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं कि दुनिया भर में जो विधान सभा बनी है उसमें मामूली दिक्कत, आमूल चमूल दिक्कतें होती रही है, और मैं मानता हूं कि कुछ कुछ दिक्कतें यहाँ भी होगी, लेकिन वहाँ भी आपस में मतभेद रहे हैं और इन मतभेदों को जोरों के साथ विधान परिषद के सामने पेश भी किया गया है। हम यह भी मानते हैं कि बहुत सी विधान परिषदें लड़ाइयाँ, झगड़ा और खरेंजी के बीच हुई है, और उनकी बहुत सी कार्रवाइयाँ भी झगड़े और फसाद के बीच भी हुई है। मगर इसके बावजूद इन दिक्कतों के इन परिषदों ने अपना काम पूरा किया, और उस ज़माने में जो कि इसके सदस्य हुआ करते थे उन्होंने हिम्मत, सद्भावना, फैयाजी और रवादारी से एक दूसरे के विचारों को सामने रखते हुए आपस में मिलकर इस तरह के विधान तैयार किए हैं जिन्हें उन देशों के लोगों ने समय पाकर मंजूर किया है। आज बहुत दिनों के बीत जाने के बाद भी उन देशों के लोगों ने इन विधानों को अपने लिए बड़ी कीमती चीज़ मानते हैं। देखिए कि दुनिया भर में जो संविधान सभा बनी है उसमें उस संविधान सभा के अंदर में भी लड़ाई हुई है, तमाम मतभेद थे, लेकिन उस मतभेदों को बहुत मजबूती से सुलझाया गया। और भारतीय संविधान सभा में बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। तमाम मतभेद थे, लेकिन सभी मतभेदों के बावजूद हमारा संविधान बड़े मजबूती से तैयार हुआ और भारत देश के लोग इसको मानते रहे हैं। उसके बाद वो खेद व्यक्त करते हैं और कहते हैं कि हमें यह भी याद रखना है, और हम जहां आज बैठे हुए हैं इस बात को एक लम्हे के लिए भी नहीं भूल सकते हैं कि आज इस जलसे के अंदर बहुत सी कुर्सियां खाली हैं, और चूँकि मुस्लिम लीग के हमारे भाई इस जलसे में आज शामिल नहीं है, हमारी जवाबदेही और हमारी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। हमको हर कदम पर यह सोचना होगा कि अगर वह यहाँ हाजिर होते तो वे क्या कहते, क्या सोचते और क्या करते। इन सभी बातों पर ध्यान रखकर हमें सारी कार्रवाई को चलाना होगा। साथ ही हम यह भी उम्मीद रखेंगे कि वे जल्दी ही आकर इन कुर्सियों पर बैठेंगे और मुल्क के आज़ाद करने में तथा आज़ादी का फ़ायदा तैयार करने में अपनी जगह लेंगे और सबके साथ मिलकर इसे आगे बढ़ाएंगे। पर अगर हमारी बदकिस्मती से यह जगह खाली रहा तो हमारा यह फ़र्ज़ होगा कि हमारा यह काम होगा कि हम ऐसा विधान तैयार करें इसमें किसी तरह की शिकायत की गुंजाइश नहीं रहे। आप देखेंगे कि जब संविधान सभा बैठी थी उस समय मुस्लिम लीग उसमें उपस्थित नहीं थे, फिर भी संविधान सभा की तमाम कोशिश थी कि वो किसी भी तरीके से मुस्लिम आए और संविधान सभा की पूरी प्रक्रिया में हासिल नहीं हो। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं कि अगर किसी कारणवश, ये 1946 की बात है, 1946 की दिसंबर की बात है, अगर नहीं भी आ पाते हैं तब भी हमें
ये सोचना होगा कि किसी भी समुदाय के खिलाफ ऐसे कानून नहीं बनाएंगे जिससे संविधान सभा का मूल्य कम होगा। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जो संविधान बनने के दरमियान जो भारत का डिवीज़न हो रहा था, उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक की रचना की है, इंडिया डिवाइडेड। क्योंकि आप देखेंगे कि दो तरफ़ा लड़ाई हो रही थी, संविधान सभा बनने की लड़ाई हो रही थी और भारत को डिवाइड नहीं हो इसकी भी अपने तरह से अपने तरह की जद्दोजहद चल रही थी। तो आगे राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं कि स्वराज हासिल करने की हमारी लड़ाई बहुत दिनों से चल रही है और आज यह असेंबली मैं समझता हूँ कि 3 शक्तियों के कारण से पैदा हुई है। पहली चीज़ है हमारे देश के लोगों की जानें कुर्बान हुई है। आज तक हमारे कितने ही स्त्रियों और पुरुष ने अपनी जान देकर अपने ऊपर हर तरह की मुसीबत और तकलीफ़ उठाकर हर तरह का त्याग और तपस्या करके यह हालात पैदा की है। फिर भी असेंबली के पैदा करने में ब्रिटिश जाति के इतिहास, उनका अपना स्वार्थ और उनकी फैयाजी सब ने मिलकर मदद की है। उसके अलावा आदमियत रखने वाले दुनिया की कार्रवाइयाँ, दुनिया का वातावरण और दुनिया की उठती हुई शक्तियाँ, उन्होंने इस विधान परिषद के पैदा करने में कम हिस्सा नहीं लिया है। इन तीनों शक्तियों हमारा काम होते होते अपना काम भी करती रही होंगी और हो सकता है कि उनमें से कुछ एक तरफ खींचे और कुछ दूसरी तरफ खींचे, मगर मेरा विश्वास है कि अंत में हम सफल होकर रहेंगे। ईश्वर से प्रार्थना है कि हम दूरदर्शिता दे ताकि हम एक दूसरे के दिल को शुद्ध करें और मिलजुल कर हिंदुस्तान को आज़ाद करें। संविधान सभा जब बन रही थी तो संविधान सभा की जो परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई है उसमें जो 3 कारक है उसका उल्लेख राजेंद्र प्रसाद जी करते हैं। और फिर क्योंकि मैंने पहले कहा कि जो वो उसी समय वो अपनी किताब भी लिख रहे थे तो मुझे लगता है कि उसका दर्द इसमें बहुत ज़्यादा दिख रहा है। तो फिर वो मुस्लिम लीग पे आते हैं और कहते हैं कि मुझे दुख है कि आज सभा में बहुत सी कुर्सियां खाली है दिखाई पड़ रही है। आशा करता हूं कि मुस्लिम लीग के बंधु वे शीघ्र यहां अपना स्थान ग्रहण कर देशवासियों के लिए विधान बनाने के काम में प्रसन्नतापूर्वक भाग लेंगे और विधान निर्माण करेंगे। जो ऐसा संसार के अनुभव के आधार पर, हमारे अनुभवों के आधार पर, हमारी अवस्था के आधार पर हर नागरिक को हर तरह का वांछनीय आश्वासन दे सके, जो हर नागरिकों को संतोष प्रदान करने की गारंटी करे और जिसमें किसी को भी शिकायत की गुंजाइश न रहे। मेरी यह भी आशा है कि आप सब इस महान लक्ष्य के प्रति प्राप्ति की पूरी चेष्टा करेंगे। और अंत में राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं, हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता है कि स्वतंत्रता, किसी ने ठीक कहा है, आज़ादी, रहने की आज़ादी सबसे बड़ी चीज़ है। नोट कीजिएगा, आज़ाद रहने की आज़ादी सबसे बड़ी चीज़ है। आइए हम सब इस बात की प्रार्थना करें कि इस विधान परिषद का श्रम सार्थक हो और इससे हमें स्वतंत्रता प्राप्त हो और स्वतंत्रता में जिसे हमें अभिमान हो सके, ऐसी स्वतंत्रता जिसमें हमें अभिमान हो सके। इसी के साथ राजेंद्र प्रसाद जी अपने वक्तव्य को अंत करते हैं और उसके बाद आप देखेंगे कि कार्य संचालन के लिए नियम निर्मात्री समिति का निर्वाचन हो चुका होता है और जिसमें पहला नाम माननीय श्री जगजीवन राम का होता है और दूसरा नाम शरद चंद्र बोस का होता है। और आगे का नाम जो देखना है इसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इसके लिए आपको संविधान सभा के डिबेट में जाना होगा और मैं आपको बता दे रहा हूं कि बहुत दूर नहीं जाना पड़ेगा। आप अपने मोबाइल को उठाइएगा और जो पार्लियामेंट का डिजिटल लाइब्रेरी है वहाँ पर सारा लेख और सारी किताबें वहाँ पे है। तो संविधान सभा के इस चौथे एपिसोड में जो हमने बातें की है वो ये बातें थी कि किस प्रकार से परमानेंट मेंबर का चुनाव होता है, परमानेंट चेयरपर्सन का चुनाव होता है और उस चेयरपर्सन का किस प्रकार से स्वागत होता है और वो किस प्रकार से भाषण देते हैं। जो संविधान की बात चालू की गई है वो आपके बातों को ध्यान में रख करके कि जैसा कि आप कहते हैं कि जय भीम और जय संविधान, तो उस जय संविधान को कैसे क्रियान्वित किया जाए और आपके बातों तक संविधान को कैसा पहुंचाया जाए, इसी के लिए संविधान की बात चालू हुई है। तो देखते रहिए संविधान की बात, अम्बेडकरनामा को लगातार देखते रहिए, शेयर करते रहिए। शुक्रिया, धन्यवाद, जय भीम।